स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने एक दो दिन से जो वीडियो अपलोड नहीं किए थे, इसका कारण यह था कि कुछ लाइन का भी प्रॉब्लम था, त्यौहार भी था। लेकिन आज से मैं पुनः रेगुलर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हमने पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बतलाया था, इंट्रोडक्शन का क्लास लिया था। लेकिन एग्जामिनेशन को देखते हुए हमने यह सोचा है कि चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करें। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब ये एनसीईआरटी का जो पॉइंट्स है, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, उसको पहले मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाए। और बिल्कुल होगा, इसके लिए सोचना नहीं है। मैं एनसीईआरटी का ही पॉइंट पढ़ाता हूँ और एनसीईआरटी आपका सिलेबस है। हमने आज तक का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका हमने देखा है, उसमें बिल्कुल यही देखा है कि एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट बनता है उससे क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो मैं उसी के अनुरूप मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो मल्टीपल चॉइस, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, या 5 मार्क्स का हो, इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा समय है, हम बहुत कम ही समय में पूरे जो प्रैक्टिस की बात है और अच्छा रिजल्ट लाने की बात है मैं करा दूंगा, इसके लिए सोचना नहीं है। तो हमने अभी तक का जो केमिस्ट्री में पढ़ाया है वह ठोस अवस्था था, विलियन चैप्टर, और तीसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, चौथा जो चैप्टर है वह है रासायनिक बलगतिकी, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उससे संबंधित, जिस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले उसको करा देता हूँ। उसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन करा देंगे, उसका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाले होंगे उसका प्रैक्टिस कराएंगे, और बिल्कुल अच्छे तरह से तैयारी हो जाएगा। एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से स्कोर करेंगे, यह मेरा दावा है। इसलिए सोचने की बात नहीं है। आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है उससे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस है। तो उसमें है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है। हमने पढ़ाया था कि अभिक्रिया का वेग जो होते हैं सांद्रता और समय का अनुपात होता है। अभिकारक की सांद्रता और प्रतिफल की जो सांद्रता होता है उसमें समय से डिवाइड कर देंगे तो जो फॉर्मूला होगा उसका जो मात्रक होगा वही मात्रक अभिक्रिया के वेग का मात्रक होगा। तो सांद्रता का होता है आपको मोल प्रति लीटर, और समय से डिवाइड हो जाएगा, और समय का सेकेंड होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, डी इसका आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अभिक्रिया के वेग का मात्रक है। हम अभिक्रिया के वेग को पढ़ाया था। हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा टफ नहीं करना है एग्जामिनेशन, एकदम पढ़ाना हर टॉपिक्स को है ताकि ऑब्जेक्टिव भी बने, लेकिन साथ साथ आपका इंडिकेशन हो कि ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। इतना ही हमने चेंज किया है। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। पढ़ने में भी सुविधा होगा कि कौन सा आंसर का क्या जवाब होगा, कौन सा टॉपिक कैसे कितना लिखना होगा उसका आंसर, इस बारे में हम आपको चेंज किया है हम। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएंगे, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि की जो बात मैं करूंगा 2 मार्क्स के एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर है शून्य कोटि। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कौन है। तो आप जानेंगे कि जो अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है वही मात्रक शून्य कोटि के अभिक्रिया का, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का मात्रक होगा। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पर है बी में है मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसका आंसर बी होगा, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। प्रथम कोटि, आप जानेंगे अभिक्रिया के कोटि जो होते हैं शून्य कोटि के लिए होता है, प्रथम कोटि के लिए होता है, द्वितीय कोटि के लिए होता है। तो इस तरह से आपको तृतीय कोटि तक की चर्चा किया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन में शून्य कोटि और प्रथम कोटि का ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो कई एक बार रिपीट किया है, यहाँ तक कि इस बार के सेंटअप एग्जामिनेशन में भी रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है इसका आंसर बी है। आपको पर सेकेंड, लेकिन पर सेकेंड करके ऑप्शन में नहीं रहता है, प्रति समय रहता है, यानी पर टाइम। तो इस बात को भूलना नहीं है, डायमेंशनली उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मात्रक की बात है तो समय क्या होता है, प्रति से समय का सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ प्रति सेकेंड के रूप में है तो प्रति सेकेंड नहीं पूछ करके आपसे पूछ ऑप्शन में रहेगा प्रति समय। तो कंफ्यूज नहीं करना है, समय का ही तो मात्रक सेकेंड है, इसलिए क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है, इस पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, प्रति सेकेंड या समय इनवर्स, बी इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कौन है। इसको भी आप जानेंगे, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है लेकिन हम इसको रखा है, कहीं पूछ दे तो इसका हो जाएंगे पर मोल लीटर पर सेकेंड। इसका आंसर सी होगा। कैसे होगा मैं बतलाऊंगा जब इसका टॉपिक्स पढ़ाएंगे। तो अभी तो हम एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव के लिए है। नेक्स्ट है एथीन का हाइड्रोजन किस कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। एथीन का हाइड्रोजन जो है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएंगे बी प्रथम कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रथम कोटि से लिया गया है, यह आपको है क्या, यह है आपको विखंडन है। जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ से एक अल्फा कण को निकाला जाता है तो उसके नए जो एलिमेंट बनते हैं, डॉटर एलिमेंट जो बनते हैं, उसमें पेरेंट एलिमेंट के तुलना में परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 घट जाता है। वह क्योंकि अल्फा कण का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 बतलाया गया है जो हीलियम के बराबर होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। मैं जो भी लिखूंगा एनसीईआरटी वही से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। रेडियम जिसका परमाणु संख्या 88 है और परमाणु द्रव्यमान 226 है, इससे क्या किया गया है कि एक अल्फा कण, ये अल्फा है, अल्फा कण को निकाल दिया गया है तो परमाणु संख्या 2 घट जाएंगे, जो पेरेंट्स एलिमेंट है उसके तुलना में डॉटर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वह 2 घट जाएगा। यहाँ 88 है तो यहाँ कितना लिखे 86, परमाणु द्रव्यमान कितना है 226 तो 222, यानी अल्फा कण का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है जो हीलियम को बराबर होता है। हमने यहाँ हीलियम लिख दिया है। तो यह है रिएक्शन जो है उसमें किस कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रथम कोटि होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया गैस होता है, अमोनिया गैस को 1130 केल्विन ताप पर प्लैटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब इसे हम गर्म करते हैं तो वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाता है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन, यानी N2 गैस है और H2 भी गैस है। यहाँ देखिए N2 डालने के लिए 2 से गुना किए हैं, हाइड्रोजन 3 गुना 6 हो गया, H2 के रूप में आता है, 6 लाने के लिए 3 से गुना किया गया है। रिएक्शन में दिया हुआ रहेगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के अभिक्रिया के उदाहरण है। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, याद रखना होगा। इसका आंसर कौन जाएंगे शून्य कोटि, ये हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ऐसे तो हम आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको प्रूव करके बतलाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको जरूरी है। तो इसके लिए आपका आंसर जो है k इक्वल टू 2.303/t log t r नॉट बाई r, इसका आंसर बी होगा। यहाँ पर r नॉट जो है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है और यह अभिक्रिया की सांद्रता है, तो यह ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के अर्ध आयु का मान निम्न में से कौन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको भी मैं प्रूफ करके बतलाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद कर लीजिए। इसका जो वैल्यू होगा वह टी हाफ इक्वल टू 0.693/k, इसका आंसर भी होगा ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं प्रूव करके भी बतलाऊंगा। वह कब, जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी लिखेंगे तब। नेक्स्ट है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। एक बात जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होते हैं वह अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन देखेंगे, टी हाफ समानुपाती है अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता नहीं है। बी है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है आर नॉट, यानी समय जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। तो यहाँ पर टी हाफ नहीं है, इसलिए अभी नहीं होगा। नेक्स्ट है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, इसका आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से हमने लिया है और इसी सब टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में कौन सही है। तो आप जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु का जो मान होता है वह अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात टी हाफ का मान अभिकारक की आर नॉट की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका आंसर हो जाएंगे ए होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जामिनेशन पूछे गए हैं और इसका 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। यानी छद्म का मतलब होता है सीडो फॉल्स, जो एक्चुअली में लगता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, किंतु वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होता है। ऐसा एग्जाम्पल पूरे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स को रखा है। वह है एसिटिक, यह है आपको इथाइल एसीटेट को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कब? एसिड की उपस्थिति में। H+ रहेगा तो आप एसिड समझेंगे, इसलिए कोई भी एसिड्स जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, इसलिए H+ का मतलब एसिड होगा। इसके प्रेजेंस में जैसे अभी रिएक्शन करता है तो एसिटिक एसिड CH3COOH और इथाइल अल्कोहल C2H5OH बनता है। यह सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अर्थात छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, याद रखेंगे भी। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल्स है, वह सुक्रोज चीनी है। चीनी को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में? एसिड के प्रेजेंस में, तो यह बना लेता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। दोनों का आपका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है। ग्लूकोज कहे तो एल्डोहेक्सोज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे, और कीटोन कहेंगे तो कीटोहेक्सोज कीटोन ग्रुप होता है, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बायोमोलिक्यूल्स में इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको जानना है, तो इसका दोनों आंसर होगा। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वह 2 ही है, एनसीईआरटी में चर्चा किया है, और हमने कहा है कि जो एनसीईआरटी में चर्चा करेगा
उसी पर मैं फोकस करूँगा और वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दोनों एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे। इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, अर्थात सी में ए एवं बी दोनों, इसका आंसर सी होगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज रखा है। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ जो टॉपिक्स है उसको क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से हो। जैसे कि पूछेगा कि छद्म कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो वहाँ क्या लिखना है, उसको डेफिनेशन लिखना है। ऐसे मैं पढ़ा दूंगा तो लॉन्ग टाइप का रहेगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, तो वह एग्जाम्पल उतनी आवश्यकता नहीं है। वो एग्जाम्पल को मैं ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड कर लिया हूँ। उसमें जितना आंसर चाहिए, कैसे लिखना है, उस चीज़ को मैं आपको सही ढंग से लिखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करे। अभिक्रिया की कोटि है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अभिक्रिया की अर्ध आयु है, साथ ही साथ संक्रियन ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की व्यंजक जो 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया की व्यंजक। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स है उस क्वेश्चन में हम कन्वर्ट करके ही पढ़ाएंगे, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए और आप समझ सकते हैं, आपको लगेगा कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। उस ढंग से 16 चैप्टर्स रहे आपको 12th में, 16 चैप्टर को मैं इसी से तरीके से मैं पढ़ा दूंगा कि आपका एक नोटबुक भी बन जाएगा और साथ ही साथ आपका तैयारी भी अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।